Today we will start with sum number third. Rani and Geeta are partners sharing profits and losses 3:2 respectively. Rani and Geeta are partners sharing profits and losses 3:2 respectively. So Rani and Geeta, these two are old partners. Their profit sharing ratio 3:2. Rani and Geeta, these two are old partners. Profit sharing ratio 3:2. Their position on 31st March 2013 was as follows. फर्स्ट स्टेप जो है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक बैलेंस दिया है. बैंक बैलेंस है 15,000. एसेट साइड में बैंक बैलेंस का अमाउंट है 15,000. इसको बैंक अकाउंट में लेना है. बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. एसेट साइड में बैंक बैलेंस है 15,000. ये बैंक अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स है. बैलेंस शीट में ये जो लायबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स है इसको आपको लिखना है ओन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. रानी का कैपिटल है 1 लाख. गीता का कैपिटल है 75,000. सेकेंड स्टेप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जनरल रिजर्व दिया है. ये जो जनरल रिजर्व है 15,000 इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे जो जनरल रिजर्व है 15,000 this is to be distributed between old partners in the ratio of 3:2. तो old partners capital accounts credit side by general reserve. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 15,000. रेशो है 3:2 है. तो 15,000 into 3/5. 3 plus 2 टोटल है 5. तो 15,000 into 3 से मल्टीप्लाई किया 5 से डिवाइड किया तो जनरल रिजर्व आएगा 9,000. 15,000 into 2/5. 6,000. तो बैलेंस शीट में जो जनरल रिजर्व है इसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया. फिगर्स आ गए आपके 9,000 एंड 6,000. बैलेंस शीट के नीचे का फर्स्ट लाइन ऑन 1st April 2013 they admitted Suvarna on the following terms. तो 1st April 2013 ये डेट मैंने बैलेंस शीट को लिखा हुआ है. एंड नेम ऑफ द न्यू पार्टनर सुवर्णा. तो सुवर्णा's कैपिटल अकाउंट. नेम ऑफ द न्यू पार्टनर सुवर्णा. तो सुवर्णा's कैपिटल अकाउंट ये हमने लेफ्ट हैंड पेज पे ड्रॉ किया. सुवर्णा का जो नेम है सुवर्णा का नेम ये बैलेंस शीट पे कैपिटल अकाउंट्स के नीचे लिखा है. तो रानी गीता ये दो है ओल्ड पार्टनर्स एंड सुवर्णा शी इज द न्यू पार्टनर. फर्स्ट एडजस्टमेंट सुवर्णा शुड ब्रिंग इन कैश 1 लाख रुपीस एज कैपिटल. सुवर्णा शुड ब्रिंग कैश रुपीस 1 लाख एज कैपिटल. तो 1 लाख रुपीस का जर्नल एंट्री 1 लाख रुपीस का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सुवर्णा's कैपिटल अकाउंट. पहला जो एडजस्टमेंट है Suvarna should bring in cash
कैपिटल, तो 1 लाख रुपीस का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सुवर्णास कैपिटल, इसका लेजर पोस्टिंग करना है। इसका कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे और सुवर्णा के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लेजर पोस्टिंग करना है। तो कैश अकाउंट डेबिट साइड टू सुवर्णास कैपिटल अकाउंट 1 lakh and Suvarna's capital account credit side by cash account. एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सुवर्णास कैपिटल, तो कैश अकाउंट डेबिट साइड एंड सुवर्णास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। ये सुवर्णा का कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, तो सुवर्णा का कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड है 1 लाख, सेम डेबिट साइड पे लेना है, डेबिट साइड पे लिखना है टू बैलेंस कैरिड डाउन। सुवर्णास कैपिटल का क्रेडिट साइड टोटल डेबिट साइड पे है, डेबिट साइड पे टू बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख। ये जो सुवर्णा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है, सुवर्णा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये बैलेंस शीट में ये कैपिटल अकाउंट्स के नीचे सुवर्णा के सामने इनर कॉलम में लिखना है। सुवर्णा का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 1 लाख, ये बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट्स के नीचे सुवर्णा के सामने इनर कॉलम में लिखा है। फर्स्ट एडजस्टमेंट, इसका सेकंड पार्ट, सुवर्णा शुड ब्रिंग इन कैश 1 lakh rupees as capital for 1/5 share in future profit and 25,000 rupees as goodwill. 25,000 rupees as goodwill. In this problem, treatment of goodwill is not given. Problem में goodwill का treatment दिया नहीं है, तो where in the problem the treatment of goodwill is not given. Admission of partner में जिस समय आपको goodwill का treatment दिया नहीं है, in that case you have to solve the problem as per treatment number 1. गुडविल का जो एडजस्टमेंट है ये आपको ट्रीटमेंट नंबर 1 से करना है। तो ट्रीटमेंट नंबर 1 जो है, आपको ट्रीटमेंट नंबर 1 का टाइटल दिया हुआ है, when new partner brings in the business, when new partner brings in the business his share of goodwill in cash and amount of goodwill retained in the business. गुडविल का जो फर्स्ट ट्रीटमेंट है, इसका टाइटल when new partner brings in the business his share of goodwill in cash and amount of goodwill retained in the business. तो 25,000 रुपीस गुडविल, इसके दो एंट्रीज है, 25,000 रुपीस के दो जर्नल एंट्रीज है। एक एंट्री आपका कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट एंड दूसरा जर्नल एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 25,000 रुपीस एज गुडविल, तो गुडविल के ट्रीटमेंट नंबर 1 के दो एंट्रीज है। फर्स्ट है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इसका लेजर पोस्टिंग करना है कैश अकाउंट के डेबिट साइड में और गुडविल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो फर्स्ट एंट्री का लेजर पोस्टिंग कैश अकाउंट डेबिट साइड टू गुडविल अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में लिखा है टू गुडविल, गुडविल के क्रेडिट साइड में लिखा है बाय कैश। सेकेंड एंट्री जो है, सेकेंड एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ये जो गुडविल का अमाउंट है 25,000 ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसका सेकेंड एंट्री का लेजर पोस्टिंग गुडविल अकाउंट डेबिट साइड टू रानीज कैपिटल अकाउंट टू
गीतास कैपिटल अकाउंट। गुडविल का जो अमाउंट है ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। 25,000 रुपीस को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 25,000 इंटू 3 अपॉन 3 + 2, 3 + 2 टोटल है 5, तो 5,000 इंटू 3 15,000 and 25,000 into 2 upon 5, तो गुडविल अकाउंट में टू रानीज कैपिटल अकाउंट 15,000, टू गीतास कैपिटल अकाउंट 10,000। इसका सेकेंड इफेक्ट देना है। गुडविल अकाउंट में लिखा है टू रानीज कैपिटल टू गीतास कैपिटल, इसका सेकेंड इफेक्ट देना है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय गुडविल अकाउंट 15,000 एंड 10,000। ये जो गुडविल का जो लेजर अकाउंट है, ये गुडविल अकाउंट आपको क्लोज करना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, प्रॉब्लम में गुडविल का ट्रीटमेंट दिया नहीं है, तो इफ इन द प्रॉब्लम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन, तो यू हैव टू ऑलवेज सॉल्व द प्रॉब्लम एज पर ट्रीटमेंट नंबर 1। तो गुडविल के हमने क्या किया, दो एंट्रीज किए, कैश अकाउंट टू गुडविल एंड गुडविल अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। गुडविल का लेजर अकाउंट आपका क्लोज हो गया। सेकेंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड 1,25,000। सेकेंड एडजस्टमेंट, बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड 1,25,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड में आपको बिल्डिंग का अमाउंट दिया 1 लाख, बिल्डिंग का एसेट साइड में अमाउंट है 1 लाख, एडजस्टमेंट में अमाउंट दिया 1,25,000। तो बैलेंस शीट एसेट साइड बिल्डिंग का इनर कॉलम में अमाउंट है 1 लाख, एडजस्टमेंट आपको दिया है बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड 1,25,000। ये जो अमाउंट है 1,25,000, ये आपका बिल्डिंग का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। बिल्डिंग का जो एडजस्टमेंट में वैल्यू दिया 1,25,000, ये एसेट साइड का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। जो डिफरेंस है वो ऐड करना है प्लस एप्रिसिएशन। तो बिल्डिंग में ऐड किया आपने 25,000, ये 25,000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट देना है। 25,000 रुपीस का सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में यहाँ पे साइन है A प्लस दैट इज एसेट इंक्रीज। तो रिवैल्यूएशन में बाय बिल्डिंग 25,000, एडजस्टमेंट आपको बिल्डिंग शुड बी रीवैल्यूड 1,25,000। एसेट साइड में बिल्डिंग का अमाउंट दिया था 1 लाख, तो 1 लाख ये इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट में जो वैल्यू है 1,25,000 ये आउटसाइड कॉलम में लिखा है, एंड जो डिफरेंस है वो ऐड किया है एप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग। थर्ड एडजस्टमेंट, depreciate furniture 12.5% and stock 10% per annum। depreciate furniture 12.5% and stock 10%। फर्नीचर का जो अमाउंट है, फर्नीचर का अमाउंट एसेट साइड पे आपको दिया है 10,000, बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर का अमाउंट इनर कॉलम में 10,000, एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट फर्नीचर 12.5%, तो फर्नीचर में से माइनस करना है 12.5% डेप्रिसिएशन, तो 10,000 का 12.5%,
10,000 का 12.5%, 1,250 माइनस करके आउटसाइड कॉलम में 8,750। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, इसका सेकंड इफेक्ट एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है, ए माइनस का इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू फर्नीचर 1,250। थर्ड एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, डेप्रिसिएट स्टॉक 10%। एसेट साइड में स्टॉक का अमाउंट है 31,000, बैलेंस शीट एसेट साइड स्टॉक इनर कॉलम में 31,000, एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएट स्टॉक 10%, तो स्टॉक में से माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन। तो 31,000 का 10% 3,100, 31,000 पे 10% 3,100 माइनस करके रिमेनिंग फिगर आउटसाइड कॉलम में लेना। आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 27,900। स्टॉक में से माइनस किया 10% डेप्रिसिएशन 3,100, ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, एसेट डिक्रीज का इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू स्टॉक 3,100। तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट दिया हुआ। फोर्थ एडजस्टमेंट, RDD should be maintained as it is, यहाँ पे अंडरलाइन करना है maintain as it is, RDD should be maintained as it is। ये जो बैलेंस शीट में आपको डेटर्स का अमाउंट दिया है इनर कॉलम में 50,000, RDD माइनस किया 1,000, डेटर्स का अमाउंट है 50,000, RDD माइनस किया 1,000। तो ये जो एडजस्टमेंट है RDD should be maintained as it is, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है बैलेंस शीट में आपको डेटर्स में से जो RDD सब्ट्रैक्ट किया 1,000, इसको आपको as it is ये न्यू बैलेंस शीट में लिखना है। एडजस्टमेंट है RDD should be maintained as it is, तो बैलेंस शीट में उन्होंने डेटर्स में से जो RDD माइनस किया 1,000, दिस यू हैव टू रिकॉर्ड as it is in the न्यू बैलेंस शीट। तो डेटर्स का इनर कॉलम में अमाउंट है 50,000, माइनस करना है RDD 1,000। ये जो 1,000 है, ये 1,000 आपको बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करके दिया हुआ है, डेटर्स में से RDD सब्ट्रैक्ट किया हुआ है 1,000। एडजस्टमेंट है RDD should be maintained as it is, ये RDD में आपको कोई भी चेंज करना नहीं है। बैलेंस शीट में जो डेटर्स में से RDD माइनस किया है, इस RDD का जो अमाउंट है इसमें आपको कोई भी चेंज करना नहीं है, RDD should be maintained as it is। तो डेटर्स का आउटसाइड कॉलम में अमाउंट आएगा 49,000। ये जो डेटर्स में से जो RDD माइनस किया 1,000, डेटर्स में से ये जो RDD माइनस किया 1,000, दिस इज न्यू RDD। ये RDD कौन सा है? ये न्यू RDD है। और बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस किया RDD, ये ओल्ड RDD है। दिस इज न्यू RDD एंड दिस इज ओल्ड RDD। बैलेंस शीट में डेटर्स में से जो RDD सब्ट्रैक्ट किया है, ये ओल्ड RDD है, और हमने जो बैलेंस शीट में माइनस किया ये न्यू RDD है। तो इस समय क्या हुआ है? इस समय आपका न्यू RDD और ओल्ड RDD दोनों सेम है। न्यू RDD एंड ओल्ड RDD बोथ आर सेम। तो ये RDD का इफेक्ट आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट डिक्रीज का इफेक्ट यहां पे देना नहीं है। ये RDD का जो इफेक्ट है ये आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे देना नहीं है, बिकॉज न्यू RDD एंड ओल्ड RDD बोथ आर इक्वल। इस समय आपका RDD में
कोई भी चेंज नहीं किया है, तो न्यू आरटीडी एंड ओल्ड आरटीडी बोथ आर इक्वल। रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करना है, रिवैल्यूएशन का अकाउंट क्लोज करना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 25,000, इसमें से डेबिट साइड माइनस करना है, और माइनस करके जो डिफरेंस आएगा इसको आपको लिखना है टू प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड है 25,000, डेबिट साइड माइनस करके डिफरेंस को लिखना है प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपका है 20,650। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आपका आ गया 20,650। इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, रानी एंड गीता में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशियो आपका 3:2 है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 20,650 to be distributed between old partners in the ratio of 3:2. तो 20,650 into 3 upon 5, 3 plus 2, 3 plus 2 total है 5। तो 4,130 into 3, 4,130 into 3, so it comes to 12,390। सेकेंड पार्टनर का 20,650 into 2 upon 5, तो 4,130 into 2, 8,260। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया 12,390, 8,260। रानी का जो प्रॉफिट है, रानी का प्रॉफिट है 12,390 और गीता का प्रॉफिट है 8,260। ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट इसको ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर करना है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट 12,390 and 8,260। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट मैंने ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया। ये जो कैश और बैंक अकाउंट है इसको क्लोज करना नहीं है, कैश और बैंक अकाउंट इसको क्लोज करना नहीं है, बिकॉज ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है, ये लास्ट एडजस्टमेंट जो है ये आपको ये कैश और बैंक अकाउंट को करने का है। तो कैश और बैंक अकाउंट क्यों नहीं क्लोज किया? बिकॉज ऑफ दिस लास्ट एडजस्टमेंट। तो ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है इसका मेरा आपको सेपरेट 2 वीडियोस है, लास्ट एडजस्टमेंट के इसके 2 सेपरेट 2 वीडियोस है। ये दोनों वीडियोस आपको ये कल के लेक्चर में मैं आपको ये लास्ट एडजस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा। तो लास्ट एडजस्टमेंट के लिए ये बैंक अकाउंट ऐसे ही रखना है, इसको क्लोज करना नहीं है।